नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला इस लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में संजय राउत को ईडी के छापेमारी की। आपको बता दें कि संजय राउत पर ईडी का छापा लगा है। पात्रा चौल घोटाले में ईडी का सामना कर रहे संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज सुबह सुबह ईडी के अधिकारी संजय राउत के घर पहुंच गए। उनसे घर पर ही पूछताछ की जा रही है। इस बीच संजय राउत ने ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। यह मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूं। बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है। मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को झूठी कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि सभी सबूत झूठे हैं। मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा और मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। इसके बाद दरअसल महाराष्ट्र में 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में ईडी की टीम ने संजय राउत से पूछताछ की है। 1 जुलाई को संजय राउत को ईडी के सामने पेश हुए थे। ईडी ने 20 जुलाई और 27 जुलाई को उन्होंने दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि राउत ने ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे थे। ऐसे में उन पर जांच में सहयोग न करने को लेकर आरोपी माना जा रहा है कि ईडी की टीम राउत को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। आखिर पात्रा चौल घोटाले का मामला क्या है? मामला मुंबई के गैरो गांव इलाके के पात्रा चौल से जुड़ा है। यह महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का भूखंड है। इसमें करीब 1034 करोड़ रुपए के घोटाले होने का आरोप लगा हुआ है। इस केस में संजय राउत की 9 करोड़ रुपए की और राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। आरोप है कि रियल एस्टेट कारोबारी प्रवीण राउत ने पात्रा चौल में हो रहे लोगों से धोखा किया। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इस भूखंड पर 3000 फ्लैट बनाने का काम मिला था। इसमें से 672 फ्लैट पहले से ही यहां पर रहने वालों को देने थे और बाकी के MHADA और सभी कंपनियों को दिए जाने थे। लेकिन 2011 में इस विशाल भूखंड के कुछ हिस्सों को दूसरे बिल्डरों को बेच दिया गया था, जिसको लेकर शिवसेना संजय राउत के मुंबई में भाडूप स्थित घर पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी उनसे सवाल जवाब भी कर रही है। इस घोटाले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले राउत को 20 और 27 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन राउत ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे थे। उन्होंने अपने वकील के जरिए ये संदेश पहुंचाया था कि वह 7 अगस्त तक ही पूछताछ के लिए आ सकते हैं। इस मामले में अप्रैल में ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके करीबियों के 11.15 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति अटैच की थी। लेकिन पात्रा चौल जमीन घोटाले की पूरी कहानी आखिर क्या है, हम कुछ पॉइंटों में इनको समझते हैं। आखिर 2018 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी MHADA के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। यह केस राकेश कुमार वाधवान, सारंग कुमार वाधवान और अन्यों के खिलाफ था। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान सामने आया कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पात्रा चौल पुनः विकसित करने का काम मिला है। यह काम MHADA ने उन्हें सौंपा था। इसके तहत कंस्ट्रक्शन कंपनी को पात्रा चौल में 672 किराएदारों के घर को दोबारा पूरा करना था। पात्रा चौल मुंबई के गैरा गांव में बनी है। जिस जमीन पर यह फ्लैट रिडेवलप्ड होने थे उनका एरिया 47 एकड़ था और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने MHADA को गुमराह किया और फिर बिना फ्लैट बनाए ही ये जमीन 9 बिल्डरों को बेच दी। इसमें से 901 करोड़ रुपए उन्हें मिले थे। बाद में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने मेडोज के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया और घर खरीदे के फ्लैट के लिए 138 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। जांच में सामने आया कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने गैरकानूनी तरीके से 1039 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की। बाद में गैरकानूनी तरीके से रकम संयोगों को अपने साथियों को ट्रांसफ़र कर दी। बात करते हैं गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL के सिस्टर कंपनी की। राकेश वाधवन, सारंग वाधवन और प्रवीण राउत HDIL में भी डायरेक्टर थे। इसके मुताबिक ईडी के मुताबिक जांच में सामने आया है कि HDIL के करीब 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के खाते में जमा कराए थे। बाद में यह पैसा प्रवीण राउत ने अलग अलग बैंकों से अपने करीबियों
और परिवार के सदस्यों और व्यापारियों और बाकी की संस्थानों को भेज दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। ये पैसा गैर कानूनी तरीके से कमाया गया था। इस रकम में वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट भी खरीदा था। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि जांच शुरू होने के बाद वर्षा राउत ने माधुरी राउत के खाते में 55 लाख रुपए भेजे थे। ईडी के मुताबिक प्रवीण राउत ने राकेश वाधवान और सारंग वाधवान के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की। ईडी ने बताया था कि 2010 में प्रवीण राउत को इक्विटी बिक्री और लैंड डील के लिए 95 करोड़ रुपए मिले थे। हालांकि इस कंपनी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाई थी। कुल मिलाकर प्रवीण राउत, राकेश वाधवन और सारंग वाधवन ने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की थी। इस मामले में ईडी ने प्रवीण राउत और उनके करीबी सुजीत पाटकर के जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी और मामले में प्रवीण राउत को बिना गिरफ्तार किया गया था और पाटकर का बयान दर्ज कर लिया गया था। प्रवीण राउत और वाधवन बंधुओं का नाम पीएमसी बैंक घोटाले में सामने आया था। प्रवीण राउत ने संजय राउत कथित तौर पर दोस्त थे। वहीं सुजीत पाटकर को भी संजय राउत की करीबी माना जाता है। सुजीत संजय राउत की बेटी के एक वाइन ट्रेनिंग कंपनी में पार्टनर भी थे। इसके अलावा पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी से भी मिलकर अलीबाग में एक जमीन की खरीद फरोख्त हुई थी, जिसके बाद अलीबाग में ये लैंड डील ईडी की रडार पर है। पाटकर को मुंबई और ठाणे में एक जगह कोविड सेंटर बनाने के लिए ठेके भी मिले थे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बताया कि इन ठेकों में अनियमितताओं को होने का आरोप लगा था। सोमैया ने बताया कि पाटकर और उनकी कंपनी के खिलाफ पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। बता दें कि प्रवीण राउत पीएमसी बैंक घोटाले में आरोपी हैं और दिसंबर 2020 से ही इस घोटाले से जुड़े मामलों में उनकी 72 करोड़ की से ज़्यादा की संपत्ति अटैच की गई थी। ईडी ने पिछले साल ही वर्षा राउत में पीएमसी बैंक घोटाले और माधुरी राउत, जो कि प्रवीण रावत की पत्नी हैं, उनसे संबंध को लेकर पूछताछ की थी। जांच में पाया गया था कि वर्षा राउत और माधुरी राउत अवनी कंस्ट्रक्शन में पार्टनर हैं। इस कंपनी में वर्षा राउत ने 5,625 रुपए का कंट्रीब्यूट किया था, जबकि इस कंपनी में उन्हें 12 लाख रुपए मिले थे। तो इस तरीके से अब ईडी संजय राउत से पूछताछ कर रही है और इन सभी मामलों की जांच और उनसे बातचीत की जा रही है। तो बुलेटिन में बात करते हैं फिर से महाराष्ट्र की, जहां मराठा ईवीएस का कोटा अब फिर से इस मुद्दे को लेकर विवाद गर्मा गया है। उद्धव ठाकरे सरकार को इसको लेकर जिम्मेदार ठहराया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक गोपी चंद पडळकर को मुंबई हाईकोर्ट के हालिया फैसले के लिए पूर्व की उद्धव ठाकरे सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें मराठा समुदाय के पात्र उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे के तहत साल 2020 से लेकर 2021 के लिए ट्रेनिंग संस्थानों में सिविल नौकरियों और एंट्रेंस का लाभ प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। IWS कोटा उन लोगों के लिए लागू है जो किसी दूसरे कोटे में शामिल नहीं हैं और जिनका पारिवारिक सालाना आय 8 लाख से कम है। और अदालत में फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पडळकर ने कहा कि उन्होंने पूर्व वित्तीय महाविकास आघाड़ी सरकार को चेतावनी दी थी कि मराठा समुदाय को प्रभाव से EWS के तहत आरक्षण नहीं दिया जा सकता। पडळकर ने शरद और अजीत पवार को ताना मारते हुए कहा कि अब अदालत में ठाकरे पवार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया है। यह सिर्फ चाचा और भतीजे की मानसिकता को दर्शाता है कि वह गरीब मराठों के लिए अच्छा नहीं चाहते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे जिन्होंने एकनाथ शिंदे को राज्य के सर्वोच्च पद पर लाने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि शिंदे एक साधारण मराठा परिवार से आते हैं और आज पूरे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं को परेशान किया है जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। पडळकर ने आरोप लगाया कि ठाकरे सरकार ने हमेशा गरीब मराठाओं पर अपने ही रिश्तेदारों को बढ़ावा देने पर पसंद किया, हमेशा झूठे वादे कर समाज को गुमराह करते रहे। 27 जून 2019 को हाईकोर्ट ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से
पिछड़े वर्ग अधिनियम 2018 के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसके बाद सरकार 23 दिसंबर 2020 को ईडब्ल्यूएस का प्रस्ताव लेकर आई थी। हालांकि मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा को रद्द कर दिया था। अब कुल मिलाकर इस पूरे विवाद में शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है और इस मामले को लेकर शिवसेना इसलिए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है क्योंकि उसका पुराना मुद्दा फिर से वापस मिल गया है। इसलिए इस मामले को लेकर अगर शिवसेना तूल देगी तो जाहिर सी बात है उसको एक बार फिर से महाराष्ट्र में वापसी का मौका मिल सकता है। उधर बीजेपी का आरोप है कि मराठा ईवीएस कोटा पर सिर्फ ठाकरे परिवार का एकाधिकार था और उन्हीं को लाभ मिलता था। दरअसल इस मामले में बीजेपी की तरफ से दलील दी गई कि मराठा समुदाय के प्रभाव से ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण नहीं दिया जा सकता था। पडलकर ने शरद पवार और अजित पवार को ताना मारते हुए कहा था कि अब अदालत ने ठाकरे पवार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। यह सिर्फ चाचा और भतीजे की मानसिकता को दर्शाता है। इसको लेकर अब सरगर्मियां और तेज हो गई हैं और बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर से इस मराठा कोटे को लेकर आमने सामने आ गई है। बुलेटिन में अब बात करते हैं आबकारी नीति की। आपको बता दें कि शराब पर मिल रहे डिस्काउंट में अब 1 महीने से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। इसको लेकर दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर कन्फ्यूजन कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इस भ्रम की वजह से शनिवार को अचानक दिल्ली की शराब दुकानों पर लंबी कतारें लग गईं। लोगों को लगा कि अगर 1 अगस्त से पुरानी पॉलिसी वापस आएगी तो कुछ दिनों तक शराब की कीमतों पर उसका असर पड़ सकता है। इसी से देखते हुए अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि फिलहाल चल रही पॉलिसी को 1 महीने तक अगस्त महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि डिस्काउंट ऑफर जारी रहेगा। सरकारी सूत्रों की माने तो उनके पास ये खबर भी आ रही थी कि अगर अचानक से ये पुरानी पॉलिसी लागू कर दी जाए तो लोग पैनिक बाइंग शुरू कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शराब इकट्ठा करने लगेंगे। इसको देखते हुए शनिवार देर शाम अधिकारियों ने यह फैसला लिया कि फिलहाल चल रही पॉलिसी को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। हालांकि इसका आधिकारिक आदेश अभी आना बाकी है, लेकिन दिल्ली में मच रही सत्ता अफरा तफरी की वजह से शनिवार की सुबह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मौजूदा विवाद के बीच दिल्ली फिर से नवंबर 2021 में पहले वाली पॉलिसी को ही लागू करेगी, यानी दिल्ली में सरकारी शराब के ठेके फिर से चलेंगे और प्राइवेट ठेके बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए एक कैबिनेट आदेश की ज़रूरत होगी और उसमें फिलहाल थोड़ा समय लग सकता है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट को फैसला लेने और उसके ऊपर उपराज्यपाल के जरिए नोटिफिकेशन करवाने में किसी भी हालत में 48 घंटे से कम समय नहीं लगेगा, यानी फैसला लेने में 1 अगस्त की डेडलाइन पार हो जाएगी। नोटिफिकेशन के बाद उस पर अमल करने और दोबारा सरकारी दुकानों को खोलने में कुछ दिनों का वक्त लगेगा, यानी कि तब तक कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगी, जिससे दिल्ली में अफरा तफरी मच सकती है। इन सब के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है कि मौजूदा शराब नीति को अगस्त के महीने तक चालू रखने दिया जाए ताकि फैसलों को लागू करवाने के लिए थोड़ा समय और मिल जाए, साथ ही साथ उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आबकारी विभाग ने निगमों से जानकारी मांगी, जिसमें एक्साइज विभाग के दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन DTTDC दिल्ली, DDC, DCCWS और DSCS का रुख किया, क्योंकि वह सारे सरकारी विभाग हैं जो पुरानी शराब पॉलिसी के तहत शराब बेच रहे थे। एक्साइज विभाग ने पुराने वेंडर का नाम और लोकेशन, पुराने स्टाफ की जानकारी, जगह रेंट की थी या PSU की, मौजूद वक्त में लिकर वेंडर की जगह खाली है या भरी हुई है, ये सारी जानकारियां इन सभी सरकारी विभाग को देने के लिए कहा गया था। हालांकि 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू होने के बाद जिन प्राइवेट वेंडर्स की दुकानों पर ताला लग गया था वो अब भी सरकार से एक मौके की मांग कर रहे हैं। दावा है कि दिल्ली में शराब का संकट नहीं पैदा होने देंगे। दिल्ली लिकर
ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश गोयल ने कहा कि सरकार हमें 6 महीने के लिए मौका देगी तो 2 दिन के अंदर आधी से ज़्यादा दुकानें खोल दी जाएंगी, जिससे दिल्ली के लोगों को भरपूर शराब मिल सके। आपको बता दें कि आखिर पुरानी शराब पॉलिसी क्या थी। पुरानी शराब पॉलिसी में L1 और L10 लाइसेंस रिटेल वेंडर को दिया जाता था, जिसमें L1 दुकानें DDA के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, कम्युनिकेशन शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थी। दोनों तरह से लाइसेंस 2003 से चल रहे थे। L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए बनाए गए थे। पुरानी पॉलिसी के तहत 260 प्राइवेट रिटेल शॉप और 480 गवर्नमेंट शॉप, यानी कि कुल मिलाकर 740 शॉप थीं और हर साल वेंडर लाइसेंस रिन्यू के लिए फीस भरते थे। हालांकि होलसेल की प्राइस फिक्स थी और बिलिंग अमाउंट पर वैट लगा दिया जाता था। ऐसे ही इसको लेकर अब हम बता दें कि क्या नई शराब नीति का क्या खास मकसद था। इसके बारे में आपको बता दें कि शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल कर दी गई थी। इसके साथ ही ड्राई डे भी घट गए थे। शराब माफियाओं को खत्म करने और शराब के समान वितरण का सरकार का लक्ष्य था। दिल्ली पहली सरकार बनी जिसने शराब व्यवसाय के खुद को अलग कर लिया और पब्लिक प्लेस में स्टोर के आगे कोई शराब पीता तो पुलिस नहीं बल्कि स्टोर वाला जिम्मेदार होगा। लोगों को स्टैंडर्ड लेवल की शराब पीने को मिलेगी। नई पॉलिसी के तहत इन सभी कामों को किया गया था, जिसके बाद इस पॉलिसी में चेंज किया गया और 1 अगस्त तक से फिर से पुरानी पॉलिसी को लागू करने के लिए कहा गया। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि सरकार अभी भी शराब पर जो डिस्काउंट मिल रहा था वो मिलता रहेगा और 1 महीने तक नया लिकर पॉलिसी जारी रह सकती है। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं अब कॉमनवेल्थ गेम्स की। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स का दूसरा दिन भारत के लिए बहुत ही अच्छा साबित रहा। ये दिन वेट लिफ्टिंग के नाम रहा। आपको बता दें कि भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन वेट लिफ्टिंग में 4 मेडल आए हैं। इसमें से 1 गोल्ड है और 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने हासिल किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का वेट लिफ्टिंग में प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है। पिछले कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने सर्वाधिक 9 मेडल वेट लिफ्टिंग में हासिल किए थे और इस बार यह सिलसिला अब दूसरे दिन से ही शुरू हो गया। अब तक हासिल किए गए सभी मेडल भारत को वेट लिफ्टिंग में ही मिले हैं। आपको बता दें कि 49 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई का गोल्ड, 49 किलो भार वर्ग में भारत की मीराबाई चानू ने गोल्ड दिलाया है। ये बड़ी उपलब्धि मीराबाई चानू ने हासिल की है। उन्होंने 201 यानी कि 88 किलोग्राम स्नैच और 103 क्लीन और जर्क में भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। चानू ने इस इवेंट में स्नैच में अपना पर्सनल बेस्ट 88 किलोग्राम उठाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पहली बार स्नैच में 88 किलोग्राम का वजन उठाया है। आपको बता दें कि 55 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की बिंदिया रानी ने 202 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल जीता और उन्होंने स्नैच में 86 किलोग्राम जबकि क्लीन एंड जर्क में 116 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। बात करें संकेत सरगर के सिल्वर मेडल की तो चोट के कारण गोल्ड न जीत पाने वाले संकेत सरगर ने ही कॉमनवेल्थ गेम 2022 का पहला मेडल भारत की झोली में डाला। उन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में 248 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। उन्होंने इस मैच में 113 और जबकि क्लीन और जर्क में 135 किलोग्राम का भार को उठाया। बात करें गुरुराज पुजारी की तो उन्होंने 61 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता और भारत को ब्रॉन्ज मेडल ला कर दिया। भारत को चौथा मेडल भी वेट लिफ्टिंग में ही मिला। आपको बता दें कि 61 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के गुरुराज पुजारी ने
269 किलोग्राम भार उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने इस मैच में 118 और जबकि क्लीन और जर्क में 151 किलोग्राम का भार उठाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर दिया। इस तरीके से अब तक भारत का कॉमनवेल्थ गेम का दूसरा दिन वेट लिफ्टिंग के नाम रहा। हालांकि वेट लिफ्टिंग में भारत पहले से ही अच्छा प्रदर्शन करता आ रहा है। अब कॉमनवेल्थ में भारत को 4 मेडल मिल चुके हैं। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं कश्मीर की, जहां सुरक्षा बलों के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बारामूला में 2 आतंकी मार गिराए गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को मार गिराया है और मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। कश्मीर जोन की पुलिस के मुताबिक आतंकी के कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। देर रात सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने बिनर इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी थी और रविवार सुबह ही पुलिस की तरफ से बताया गया कि एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है। उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकवादी की पहचान बारामूला के पट्टन निवासी इरशाद अहमद भट्ट के रूप में हुई है। इरशाद मई 2022 से एक एक्टिव और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े थे। मौके से एक राइफल और 2 मैगजीन और 30 गोलियां पुलिस ने बरामद की हैं। बता दें कि इससे पहले शनिवार सुबह ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों के होने की सूचना मिलने पर घेराबंदी की थी और मौके से एक आतंकी को ढेर किया था। 2 सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए थे और बारामूला इलाके में 24 घंटे के अंदर ही 2 आतंकी मारे गए हैं। शनिवार को वानी गांव बारा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में आतंकी को मार गिराया, जबकि रविवार सुबह बिनर इलाके में एक और आतंकी मारा गया। पुलिस का कहना है कि बारामूला जिले के करेरी इलाके में वानी गांव बाला में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। बता दें कि इससे पहले बुधवार की सुबह ही जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ की खबर सामने आई थी और दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले में सुरक्षा बलों के जवान और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकियों को घेर लिया और मुठभेड़ की यह घटना कुलगांव जिले के यारीपुरा की थी। जानकारी के मुताबिक यारीपुरा के काटपुरा इलाके में 27 जुलाई की सुबह सुरक्षा बलों के जवान गश्त पर निकले थे। इसी दौरान एक जगह 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना सुरक्षा बलों के जवानों को मिली, जिसमें 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की सूचना पाकर सुरक्षा बलों के जवान उस स्थान पर पहुंचे और पूरे स्थान की घेराबंदी की और सुरक्षा बलों के जवानों को सफलता हासिल हुई। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बारामूला में 2 आतंकी सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराए हैं। बुलेटिन में बात अब कोरोना मामलों की कर लेते हैं। दरअसल बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 19,673 मामले सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना से 39 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,43,676 हो गई है, जो कि कल की तुलना में 292 ज़्यादा है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,673 नए मामले सामने आए हैं और 19,336 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए हैं। इस दौरान 39 मरीजों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 5,26,357 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,333 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 3 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद संक्रमण दर बढ़कर 8.39% हो गई है। हालांकि इस दौरान 944 मरीज कोरोना से दिल्ली में ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के कुल
4,230 सक्रिय मरीज हैं और कंटेनमेंट जोन की संख्या 170 है। विशेषज्ञों के अनुसार ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट की वजह से दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी के 286 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हुई है। महानगर में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 817 है और बीएमसी के अनुसार बीते 24 घंटों में 265 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। महामारी की शुरुआत से अब तक कुल 11,03,025 लोग कोरोना से महाराष्ट्र में ठीक हो चुके हैं। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं अब वेदर की। आपको बता दें कि उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक मॉनसून की बारिश का असर देखने को मिल रहा है। मध्य भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश होने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। देश के लगभग हर राज्य में इन दिनों मानसून की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां बारिश राहत लेकर आती है। दिल्ली में इन दिनों बारिश की गतिविधियों से मौसम सुहावना है और मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 31 जुलाई को भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री दिल्ली में रहेगा। बात करें तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश की गतिविधियों देखने को मिल रही हैं। कई शहरों में तो बारिश के चलते जल जमाव की समस्या भी सामने आ रही है। कानपुर में बारिश के चलते सड़कें और गलियों पर पानी का तालाब बन गया। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं बात करें उत्तराखंड की तो मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारियों के मुताबिक 21 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के दौरान बिहार के और 21 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो मध्य भारत के अगले 4 दिन से 5 दिनों तक गरज के साथ छुटपुट बारिश जारी रहने की संभावना है। तो वहीं पूर्वी राजस्थान के साथ पश्चिमी राजस्थान में भी इस बार झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और दक्षिण में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, लद्दाख और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।